Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav. Today I am here with the 10th lecture of Digital Communication, and today we will discuss about pulse width modulation. Let's start our topic. Okay, today's topic is pulse width modulation. इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप एक बार जाके वहां से देख सकते हैं. ठीक, आज का टॉपिक है हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज आल्सो नोन एज PDM, दैट इज पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन. ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज आल्सो नोन एज PDM, दैट इज पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन. इतना आप लोगों को ध्यान रखना है. ठीक है, ओके. अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की क्या डेफिनेशन होती है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में जो भी हमारी पल्स सिग्नल होती है, जो भी हमारा कैरियर सिग्नल होता है, उसकी विड्थ वेरी करती है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन कहती है. और एट दैट टाइम अदर पैरामीटर्स दैट इज एम्पलीट्यूड एंड पोजीशन आर कांस्टेंट. ठीक है, अगर बाय यूजिंग एम्पलीट्यूड एंड फेस आर कांस्टेंट. ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड फेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा. एट दैट टाइम एम्पलीट्यूड एंड पोजीशन आर कांस्टेंट, क्योंकि पल्स के तो यही तीन पैरामीटर्स होते हैं, एम्पलीट्यूड, विड्थ एंड पोजीशन. ठीक है, अगर हमारी विड्थ वेरी हो रही है तो डेफिनेटली एट दैट टाइम एम्पलीट्यूड एंड पोजीशन शुड बी कांस्टेंट. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे मैंने एक इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक साइनोसॉइडल सिग्नल बनाया है. ये आपको थोड़ी सी ट्रायंगुलर शेप में दिख रही होगी, लेकिन ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है. ठीक है, ये एक मैंने साइनोसॉइडल सिग्नल बनाने की कोशिश किया है. यहाँ पे एक साइनोसॉइडल सिग्नल है. तो जब हम किसी भी मैसेज सिग्नल के साथ में, जिसका फॉर्म अगर एनालॉगस फॉर्म है, अगर इसके साथ हम लोगों को पल्स वेव को मर्ज करना होगा, मॉड्यूलेट करना होगा, तो ये हमारी किस कैटेगरी के अंदर आती है? पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन कैटेगरी के अंदर आती है. ठीक है, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया. तो ये हमारा कौन सा सिग्नल हुआ? ये हमारा मैसेज सिग्नल हुआ. ठीक है, दिस वन इज द मैसेज सिग्नल. और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. दिस वन इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, और इसका क्या नाम हो सकता है? इसको हम कह सकते हैं लो पास सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसको हम कह सकते हैं. दिस वन इज आल्सो नोन एज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. और अगर इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम हो सकता है बेस बैंड सिग्नल. ध्यान रखिएगा, बेस बैंड सिग्नल. ठीक है, ये सब हमारे मैसेज सिग्नल के ही, ये सब हमारे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ही नाम है. ठीक है, तो कुछ जगह हम लोग बेस बैंड वर्ड का बार बार यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा बेस बैंड इज नथिंग बट अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और अ सिग्नल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट. ठीक है, या जिस सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना होता है तो उसको हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं. ध्यान रखिएगा, मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल सभी एक ही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है. सपोज मुझे इसे ट्रांसमिट करना है बाय यूजिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो डेफिनेटली वी विल रिक्वायर्ड अ कैरियर सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ पल्स. सो हमने यहाँ पे एक पल्स ले लिया, एक कैरियर ले लिया, जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पल्स स्ट्रीम ली है, जो आप लोगों को एक पल्स स्ट्रीम दिख रही होगी. दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे एक पल्स? ये हमारा पल्स एक कैरियर है. आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसका सभी जब हम मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं तो सारी पल्सों की पोजीशन सेम है, सारी पल्स की विड्थ सेम है और सारी पल्स की एम्पलीट्यूड सेम है. ठीक है, लेकिन जब मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन में कोई भी एक पैरामीटर वेरी हो जाता है. ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन स्टडी करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारी ये पल्सेस हैं, इनकी विड्थ चेंज होने लगेगी अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है. तो जब हम लोग पल्स इस टाइप के कैरियर सिग्नल को, इस टाइप के पल्स सिग्नल को जब हम लोग मैसेज सिग्नल के साथ में मॉड्यूलेट करते हैं, तो जैसे जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है. तो जैसे जैसे हमारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जाता है, वैसे वैसे हमारे जो भी पल्स है उसकी विड्थ भी इंक्रीज होते जाएगी. और जैसे जैसे हमारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे हमारे पल्स की विड्थ भी डिक्रीज होते जाएगी. ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसको अच्छे से ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक लाइन ऐसे मेंशन कर सकते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ताकि आप लोगों को ड्रॉ करने में आसानी हो. ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे इस ड्यूरेशन में जितनी भी पल्स आएंगी उनकी विड्थ
पिछली पल्स की विड्थ से ज्यादा रखनी होगी। ठीक है, आप लोगों को अगर जस्ट मैं अभी रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दो पल्स के बीच में आप देख सकते हैं मैंने इसकी विड्थ थोड़ी कम रखी है, अगले की विड्थ मैंने थोड़ी ज्यादा रखी है। ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी पल्स की विड्थ धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी एम्पलीट्यूड है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली इतने ड्यूरेशन में, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक के ड्यूरेशन में मैं जितने भी पल्स बनाऊंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ड्यूरेशन में मैं जितने भी पल्स बनाऊंगा, उसका जो विड्थ होगा मुझे धीरे धीरे डिक्रीज करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पल्स का जो भी विड्थ है उसको धीरे धीरे डिक्रीज किया है। बात यहाँ तक समझ में आई? तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड हमारे सिग्नल में स्टोर्ड थी, अब वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ विड्थ कन्वर्ट हो गई है। मतलब अगर विड्थ लगातार बढ़ते जा रही है, दैट मीन्स आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि डेफिनेटली जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ विड्थ यहाँ पे स्टोर्ड हो गई है। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो जितनी भी पल्सेस मैंने बनाई है, ये पल्स, इन पल्सेस को हम लोग कहते हैं, इन पल्सेस को हम कहते हैं PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव में कौन से पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में जो भी हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जितने भी पल्स के मैंने एम्पलीट्यूड बनाए सारे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ये स्टार्टिंग है ना, हर पल्स का ये जो पॉइंट है मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया है, तो आप PAM का भी स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, जो नीचे मैंने PWM का जो भी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया है वो भी मैंने सेम रखा है। देखिए यहाँ पे ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो नीचे ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट तो नीचे ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट तो नीचे ये स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि पल्स की पोजीशन, पल्स की स्टार्टिंग पोजीशन चेंज नहीं हुई है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो पोजीशन चेंज हुई है, ना तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है? पल्स की विड्थ चेंज हुई है। ठीक है, तो इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ विड्थ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ पल्स वी कैन काउंट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे जैसे हमारी पल्स की विड्थ चेंज हो रही है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, इससे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी सिग्नल में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे ऊपर है हमारा मैसेज सिग्नल, देन हमारा कैरियर सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ पल्स, और सबसे लास्ट में मैंने PWM सिग्नल बनाया है। ठीक है, आप लोग ऐसे वर्टिकली बनाएंगे तो आप लोगों को समझने में, आप लोगों को ड्रॉ करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम इसे जनरेट कैसे कर पाएंगे। ये जो PWM सिग्नल है इसे हम जनरेट कैसे कर पाएंगे? तो जनरेशन ऑफ PWM इज नोन एज मॉड्यूलेशन ऑफ PWM। जनरेशन और मॉड्यूलेशन दोनों सेम चीज है, दोनों सेम बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन ऑफ PWM। हाउ कैन वी जनरेट PWM सिग्नल? ठीक है, फॉर जनरेशन ऑफ PWM सिग्नल, जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, यही आपको मेंशन करना है, यही आपको ध्यान रखना है। फॉर जनरेशन ऑफ PWM सिग्नल वी नीड अ कंपैरेटर। ठीक है, अब ये कंपैरेटर कैसे बनता है? फॉर मेकिंग कंपैरेटर वी नीड OP-amp, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, हम लोग उसके सर्किटरी में कुछ मॉडिफिकेशन करके ऑपरेशनल एम्पलीफायर से काफी तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बनाया है कंपैरेटर। ठीक है, हम जानते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है जिसको नॉन इन्वर्टिंग एंड कहा जाता है, एक नेगेटिव एंड होता है जिसको कहा जाता है इन्वर्टिंग एंड। ठीक है, ये हमारा +V और -V हमारे बाइसिंग वोल्टेज कहलाते हैं, बाइसिंग वोल्टेज ऑफ OP-amp। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाइसिंग वोल्टेज प्रोवाइड किया है, +V और -V हमने यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने इनपुट और आउटपुट के बीच में भी कोई भी पाथ कनेक्ट नहीं किया है। तो जब हम इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी पाथ कनेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब है हमने फीडबैक कनेक्ट नहीं किया है, और जब हम लोग फीडबैक नहीं कनेक्ट करते तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो OP-amp है वो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट हुआ है। ठीक है, when our OP-amp is connected in open loop configuration, at that time we know that its output is equal to gain of OP-amp multiplied by VD. What is VD here? VD is the difference voltage. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो हमारा OP-amp है इसको मैंने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है। ठीक है, ओपन लूप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी पाथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी, अगर मैं इसके आउटपुट वोल्टेज को मेंशन करना चाहता हूँ तो आउटपुट वोल्टेज हुआ V0, इस OP-amp का गेन हुआ यहाँ पे V, इस OP-amp का गेन हुआ यहाँ पे VA। ठीक है, A इज द गेन ऑफ OP-amp।
ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है V1 और V2, तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस वोल्टेज है उसको मैं VD कहता हूँ। VD इक्वल्स टू होता है मेरा V1 माइनस V2, इसको हम लोग डिफरेंस वोल्टेज कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में किसी ओप एम्प को कनेक्ट करते हैं, देन इट्स आउटपुट इक्वल टू गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस वोल्टेज। ठीक है, तो VD इज द डिफरेंस वोल्टेज जो हमारे V1 माइनस V2 के इक्वलेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, सपोज V1 की वैल्यू ज्यादा है V2 से, तो डेफिनेटली V1 माइनस V2 हमारा पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। तो जब हमारा V1 माइनस V2 पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, दैट मीन्स VD की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और जब उसको एक सफिशिएंट गेन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो एक पॉजिटिव लेवल को रीच कर जाएगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव थ्रेशोल्ड या V सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हम लोगों का आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा, V नॉट हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर बात, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, इसी को हम लोग पल्स के फॉर्म में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, और वैसे ही मान लीजिए V1 माइनस V2 हमने किया, अगर V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है तो डेफिनेटली VD की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। जब VD की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसको मैं यहाँ पुट अप करूंगा, तो वो गेन से मल्टीप्लाई होने के बाद और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, तो हम उसको कह सकते हैं नेगेटिव V सैचुरेशन। ठीक है, तो नेगेटिव V सैचुरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से, नेगेटिव V सैचुरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से। बात समझ में आई? इसको आप लोगों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी पॉजिटिव एंड का इनपुट ज्यादा होगा नेगेटिव एंड से, तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। जब पॉजिटिव एंड का इनपुट कम होगा नेगेटिव एंड से, एट दैट टाइम वी गेट 0 एट द आउटपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में आइदर 1 मिलेगा, आइदर 0 मिलेगा, आइदर 1 मिलेगा, आइदर 0 मिलेगा। क्लियर बात है यहाँ पे आप लोगों को? ठीक है, तो क्योंकि हमें आउटपुट 1 और 0 मिलेगा, तो डेफिनेटली हमें आउटपुट कुछ पल्स के फॉर्म में ही हमें मिलते जाएगा, हमें आउटपुट कुछ पल्स ही मिलेगी। ठीक है, सपोज हमें आउटपुट में मिला 0 1 0 0 1 1 0, तो डेफिनेटली जो हमारा आउटपुट है उसको इस पल्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जब मैं इस पल्स से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप देखेंगे कि पिछले पल्स और अगली पल्स के विड्थ में डिफरेंस है, दोनों के विड्थ में डिफरेंस है ना। तो ये एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव यहाँ पे जनरेट हो रही है, ध्यान रहेगा आप लोगों के यहाँ तक। सो फॉर जनरेटिंग अ PWM सिग्नल वी रिक्वायर्ड ओप एम्प सर्किटरी, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब जब हम ओप एम्प सर्किटरी का यूज करते हैं, तो इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम लोग मैसेज सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैसेज सिग्नल दैट मीन्स जिस इनपुट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमें PWM सिग्नल में कन्वर्ट करना है, उसको हम लोग पॉजिटिव एंड में, नॉन इन्वर्टिंग एंड में प्रोवाइड करते हैं, और इन्वर्टिंग एंड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं सॉटूथ सिग्नल। ठीक है, इन्वर्टिंग एंड में मैंने सॉटूथ सिग्नल प्रोवाइड किया। तो अब क्या होता है, इनके बीच में कंपैरिजन कैसे होता है, इसको हम लोग बाय यूजिंग वेवफॉर्म समझते हैं। ठीक है, बाकी जितना भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये सब इसकी थ्योरी पार्ट में आएगा, जो भी जनरेशन ऑफ PWM सिग्नल है। क्लियर है? अब अगर मैं इसको बाय यूजिंग एक वेवफॉर्म समझना चाहूँ, तो ये हमारी एक वेवफॉर्म हुई। ठीक है, यहाँ पे जो साइनोसॉइडल सिग्नल है, आप लोगों को यहाँ पे साइनोसॉइडल सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, ये साइनोसॉइडल सिग्नल मैंने कहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये साइनोसॉइडल सिग्नल मैंने प्रोवाइड किया है पॉजिटिव टर्मिनल में ओप एम्प के। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल में मुझे सॉटूथ सिग्नल प्रोवाइड करना है, तो नेगेटिव टर्मिनल में मैंने सॉटूथ सिग्नल प्रोवाइड कर दिया। दोनों को मैंने एक साथ बना दिया, ताकि मुझे इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट को रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। ठीक है, ये जो हमारा सॉटूथ है वो नेगेटिव टर्मिनल में है, और जो हमारा साइनोसॉइडल है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, इन ओप एम्प सर्किटरी व्हेन द आउटपुट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्रेटर देन नेगेटिव टर्मिनल, देन वी गेट 1 इन द आउटपुट साइड इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जब भी पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट नेगेटिव टर्मिनल के इनपुट से ज्यादा होता है, तो हमें आउटपुट 1 मिलता है। अब हम ट्रेस करते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों को हमने ओप एम्प में दिया है। अब ओप एम्प कैसे काम करेगा हम यहाँ से देखते हैं। बेटा अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का सर्किट, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँ, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे जो भी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये सपोज मैंने कुछ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ले लिया, ये तो पूरा 0 के नीचे है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नेगेटिव है। सपोज मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया यहाँ पे इसको -6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा -6 वोल्ट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉटूथ का एम्पलीट्यूड कितना है देखते हैं। सॉटूथ का एम्पलीट्यूड तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ सॉटूथ का एम्पलीट्यूड 0 से स्टार्ट हुआ और वो पॉजिटिव तक चले गया। सपोज मैंने इसको पॉजिटिव 7 वोल्ट कह दिया।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है सॉ टूथ के एम्पलीट्यूड से, है ना। दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल में जो इनपुट प्रोवाइड किया गया है वो कम है नेगेटिव टर्मिनल के इनपुट से। तो हम कंडीशन देखते हैं, कंडीशन आप लोगों के यहाँ दिख रही होगी, व्हेन इनपुट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल इज लेस देन नेगेटिव टर्मिनल देन वी गेट 0 इन द आउटपुट साइड। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक के इंस्टेंस में, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इंस्टेंस में हम लोग कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लोग ट्रेस करना चाह रहे हैं, इसको मैं कुछ ऐसा आप लोगों को समझाने के लिए बना देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव साइड में, लेकिन सॉ टूथ का जो एम्पलीट्यूड है वो तो और भी ज्यादा नेगेटिव है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं इन दिस टाइम इंटरवल the signal that is provided in the negative side is much more negative as compared to signal that is provided in positive side. Negative side में जो हमने सिग्नल प्रोवाइड किया है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव साइड में जो हमने सिग्नल प्रोवाइड किया है ना। तो जो कम नेगेटिव होगा वो बड़ा होगा, जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो छोटा होगा। तो इस समय हमारा पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट ज्यादा बड़ा हो गया तो मुझे आउटपुट 1 मिल गया, तो 1 है तो इसलिए मैंने इसको हाई पल्स से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वैसे सेम कंडीशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, लेकिन जो हमारा सॉ टूथ है, जो नेगेटिव टर्मिनल में जो मैंने इनपुट प्रोवाइड किया वो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर है इसलिए आउटपुट है मुझे 0 मिलेगा, तो आउटपुट है मैंने कुछ नहीं बनाया। सेम पूरी वेवफॉर्म को आप ट्रेस कर सकते हैं बेटा, पूरी वेवफॉर्म हमने ऐसे ही ड्रॉ की है ना, पूरी की पूरी वेवफॉर्म। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना, तो क्योंकि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मैं ऐसा ड्रॉ करके बता सकता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने मैसेज सिग्नल बनाया इसको मैंने एक फाइनाइट एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो भी हमें यहाँ पे आउटपुट में जो वेवफॉर्म मिली, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी विड्थ कंटिन्यूस चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है? जो भी हमें आउटपुट में यहाँ पे आप लोगों को वेवफॉर्म दिख रही है इसकी विड्थ कंटिन्यूस चेंज हो रही है। इसकी विड्थ आप लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होते जा रहा है इसकी विड्थ भी ज़्यादा होते जा रही है। और यहाँ से सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से इसकी विड्थ भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये तो हमारा हो गया जनरेशन ऑफ PWM सिग्नल, ठीक है। इसके बाद का जो भी हमारा टॉपिक है, इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीमॉड्यूलेशन ऑफ PWM सिग्नल, ठीक। डीमॉड्यूलेशन ऑफ PWM सिग्नल का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।